हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री चैनल। तो आज मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, व्हाट आर द टू मेन वेज टू क्लासिफाई मैटर? ऑप्शन ए फिजिकल एंड केमिकल नेचर, ऑप्शन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स एंड ऑप्शन डी एंशियंट एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, क्या दो मेन वेज हैं जिससे कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं? फिजिकल एंड केमिकल नेचर्स क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑप्शन सी है सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम एंशियंट एंड मॉडर्न एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो जो अर्ली फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू यूज द पंच तत्व 5 तत्वों के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्लासिफाई करते हैं मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों के बेस पर क्लासिफाई करते हैं मैटर को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पंच तत्व क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? इनमें से कौन है ऑप्शन जो कि पंच तत्व के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, ऑप्शन बी एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ऑप्शन सी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसेस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। हवा, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी, वायु और जल। ठीक है, आकाश और जल। तो ये सभी चीजें जो हैं यहाँ पर पंच तत्व को क्लासिफाई करती हैं। तो जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स थे, वो ये मानते थे, बिलीव करते थे कि एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो ग्रीक फिलोसफर थे वो भी, इनका भी सेम ही क्लासिफिकेशन था, सिमिलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो पंच तत्व से मिलकर बना है, दैट इज एयर वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश एंड वाटर जल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन शुगर और सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन इट? क्या होगा वाटर लेवल पे क्या होगा अगर हम शुगर या सॉल्ट को किसी वाटर लेवल पे डिसॉल्व करते हैं? अगर उसमें डिसॉल्व करते हैं तो वाटर लेवल क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे? ऑप्शन ए द लेवल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हमें दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन बी द लेवल डिक्रीजेस, लेवल घटेगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन सी देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। या ऑप्शन डी द वाटर ओवरफ्लोज इमीडिएटली, या पानी तुरंत बाहर आ जाएगा, तुरंत ही बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर पार्टिकल्स की जो बीच की स्पेसेस होती हैं, ठीक है, उनकी जगह वो ले लेते हैं। एंड दिस प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या प्रूव करता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बीकर में क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी जगह है। अब यहाँ पे अगर हम किसी डाई को डालते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर, तो dye particles will take the space, will take that space which is present in between the particles of water। तो यहाँ पे वो जगह ले लेगा और जो वाटर लेवल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक कि वाटर और पार्टिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द पोटेशियम पर मैग्नेट एक्टिविटी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर पार्टिकल्स? तो पोटेशियम पर मैग्नेट की एक्टिविटी है, उसके बेस पर आप मैटर पार्टिकल्स को उसके साइज को कैसे डिस्क्राइब करोगे, कितना बड़ा साइज होगा? ऑप्शन ए लार्ज इनफ टू सी विद अ नेक्ड आई, ये इतने बड़े होते हैं कि हम इन्हें अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन बी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ये बहुत छोटे होते हैं, हमारी सोच से भी बहुत छोटे होते हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं। ऑप्शन सी सेम साइज एज अ ग्रेन ऑफ सैंड, इतने साइज के होते हैं जितने कि सैंड के, मतलब बालू के दाने होते हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन डी लार्जर देन द कंटेनर साइज, एक कंटेनर के साइज से भी बड़े होते हैं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन।
तो स्मॉल बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी बोली गई थी कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक्टिविटी, तो आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर हम 2 से 3 क्रिस्टल्स ले लें पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो इट कैन कलर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि 1000 लीटर अगर किसी टंकी में भरा हो पानी, 1000 लीटर, और उसमें हम 2 या 3 क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो पूरा जो पानी होगा वो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि कीप डिवाइड होते चले जा रहे हैं इनटू स्मॉलर वंस ड्यूरिंग डाइल्यूशन। ये डाइल्यूट होता जा रहा है पानी में, और वो पूरे पानी में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। और वो कितने हमने लिए थे, अगर देखा जाए तो अमाउंट कितना हमारे पास, 2 से 3 क्रिस्टल्स। तो 2 से 3 क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स दैट कि इतने छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे हैं, दैट आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। Come to the question number 5. What is the relationship between temperature and the kinetic energy of particles? क्या रिलेशनशिप होगा टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बीच में? ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन पार्टिकल्स। टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। या पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग एट हाई टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो विद मोर हीट, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे दैट मीन ज्यादा हीट होगी तो पार्टिकल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा हीट से ज्यादा एनर्जी होगी, तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। पार्टिकल्स के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो ज्यादा मूव फास्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा फास्टर मूवमेंट होगा उनका, तो दैट मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हायर मूवमेंट स्पीड डायरेक्टली मीन्स हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एंड दैट इज व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट फूड ट्रेवल्स फास्टर देन कोल्ड फूड। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है कि हमको गर्म खाने की जो स्मेल है वो काफी दूर से आ जाती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड फूड, अगर वो खाना ठंडा है तो। ठीक है, सेवरल मीटर्स अवे। Question number 6. The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को इंटरमिक्स करते हैं जो कि दो डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, और वो खुद से अगर मिक्स हो रहे हो ऑन देयर ओन, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कंप्रेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं और वो खुद से होते हैं। तो यहाँ पार्टिकल्स मूव करते हैं इनटू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन अदर पार्टिकल्स। अगर दूसरे पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह है, कुछ एम्प्टी स्पेस है, तो उसमें दूसरा पार्टिकल जो होगा, दूसरे मैटर के पार्टिकल जो होंगे वो वहां मूव करके उनकी जगह को ले लेंगे, और ये खुद से होगा। तो डिफ्यूजन इसको कहते हैं, और डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट होता है अपॉन हीटिंग। जितना हम हीट ज्यादा करेंगे, ठीक है, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। जैसे मिक्सिंग इंक इन वाटर। ठीक है, इंक को हम पानी में डालें तो इंक अपने आप पानी में पूरे में डिजॉल्व हो जाएगी और कलरफुल वाटर हो जाएगा। या स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन एयर। हम किसी रूम में किसी एक कॉर्नर पर एक परफ्यूम का एक स्ट्रोक दे दें तो पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. In which state of matter are the forces of attraction between particles the strongest? किस स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे बिटवीन पार्टिकल्स दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट? सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें मिलेंगे? ऑप्शन ए लिक्विड स्टेट, ऑप्शन बी गैसियस स्टेट, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट, ऑप्शन डी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे हाईएस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलते हैं। सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं आपको पता है दे आर टाइटली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड होते हैं विद वेरी लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी इन द फिगर सॉलिड। देन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कीप देम इन फिक्स्ड पोजीशन, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या होंगे, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होंगे, और उनका जो शेप होगा वो रिजिड होगा, वो सॉलिड होंगे। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में सारी चीजें शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि ऐसा लिक्विड में नहीं मिलेगा, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। एंड गैसेस में क्या होगा, बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे से काफी दूर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका लॉजिक लगा सकते हो कि आयरन नेल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड एंड आर हार्डर टू ब्रेक
उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है दैन चॉक बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। आयरन नेल और चॉक रॉड को अगर आप देखोगे तो आयरन नेल को तोड़ना मुश्किल होता है बिकॉज आयरन नेल के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रॉपर्टी अलाउज एक्वाटिक एनिमल्स टू सर्वाइव अंडर वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में सर्वाइव करते हैं, तो किस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, किस क्या ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की। ऑप्शन ए, रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड बहुत ही रिजिड होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स, गैसेस का लिक्विड में डिफ्यूजन होना। ऑप्शन सी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स कंप्रेस हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। या ऑप्शन डी, लो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की लो डेंसिटी होना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, दैट मीन्स जो गैसेस हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ कौन सी गैस की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। दे कैन डिफ्यूज, दैट मीन्स दे कैन डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं। और डिजॉल्व होने पर एक्वाटिक स्पीशीज क्या करती हैं, उन्हें ब्रीथ करते हैं। तो ये गैस उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो सर्वाइव कर पाती है। Then question number 9, why are gases like CNG used as fuel in vehicles? Gases, जैसे कुछ gases हैं, CNG है, compressed natural gas, इनको हम क्यों यूज करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इन द ऑप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वी कैन यूज द CNG ऑल्सो इन अवर व्हीकल्स, इन अवर कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज दे आर वेरी रिजिड, क्योंकि बहुत रिजिड होते हैं। ऑप्शन बी, बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकते हैं। ऑप्शन सी, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट शेप, बिकॉज इनका बहुत ही डिफरेंट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। या ऑप्शन डी, बिकॉज दे डोंट डिफ्यूज, क्योंकि ये डिफ्यूज नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी कि ये नेचुरल गैस है जो कि कंप्रेस्ड की जा सकती है। तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इसीलिए इन्हें एज अ कंप्रेस करके इन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है और इन्हें यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। तो गैसेस जो कि उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो स्पेस होने की वजह से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, उन्हें बहुत हाई प्रेशर के थ्रू कंप्रेस करके बहुत स्मॉल वॉल्यूम में फिल किया जा सकता है। एंड दैट लार्ज वॉल्यूम्स, जो बड़े बड़े गैसेस का लार्ज वॉल्यूम, उन्हें पैक किया जा सकता है इनटू स्मॉल सिलेंडर्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका नाम ही इसी वजह से है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड कॉल्ड। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा जहां पे सॉलिड, कोई भी सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है। दैट इज ऑप्शन ए, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन बी, सब्लिमेशन पॉइंट। ऑप्शन सी, मेल्टिंग पॉइंट। एंड ऑप्शन डी, सैचुरेशन पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है जहां पे सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो टेम्परेचर होगा ये दिखाएगा कि उन पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितना लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो सॉलिड लिक्विड में इजिली चेंज हो जाएगा। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 273.15 केल्विन, एंड दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट आइस का है। इस तरह से काफी अदर लिक्विड्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं, मेल्टिंग, सॉलिड का मेल्ट होकर लिक्विड में बदलना, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का पार्ट 2 था ये। हम इसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तो आई होप सो यू like the questions, you understood all the questions. If you have any confusion regarding these questions, you can comment below. आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।